हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस, एसपीयू मंडी बीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चन जो होंगे और ये जो टॉपिक होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस, एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस जो होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सौर मंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं सोलर सिस्टम के। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है बीएड एंट्रांस में। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है, वह बृहस्पति है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध है, मरकरी है। पृथ्वी का जो उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है, वो आपको पता है चंद्रमा है, मून है। उसके बाद बात करते हैं सूर्य से सबसे निकट जो ग्रह है वह आपका बुध है, मरकरी। और सूर्य से सबसे दूर जो स्थित ग्रह है वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। फिर सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है, वो शुक्र को कहा जाता है। सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो साइरस है, डॉग स्टार है, ये आपने याद रखना है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वे बृहस्पति है। उसी तरह सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है वो वरुण है, नेपच्यून है, ये आपने याद रखना है। सबसे अधिक भारी ग्रह जो है, हैवीएस्ट प्लैनेट जो है वो आपका बृहस्पति है। उसके बाद रात्रि में लाल दिखाई देने वाला जो ग्रह है वह आपका मंगल ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो आपका डीमोस है। नीला ग्रह जो है, ब्लू प्लैनेट जो है वो किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के 70% 71% हिस्से पर पानी है, जिस कारण जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। भोर का तारा जो है, मॉर्निंग स्टार जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा जो है, इवनिंग स्टार जो है, वो भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सांझ का तारा, भोर का तारा जो है वो किस प्लैनेट को कहा जाता है, तो वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन जो है, पृथ्वी की बहन जो है वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को, वीनस को। सौंदर्य का देव जो है वो भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ग्रीन प्लैनेट जो है अरुण को कहा जाता है, जिसे यूरेनस कहा जाता है। विशाल लाल धब्बे वाला जो ग्रह है वे आपका बृहस्पति ग्रह है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म जो ग्रह है, हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो आपका शुक्र है, ये आपने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है, वे शुक्र ग्रह है। उसके बाद में बात करते हैं कुछ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फसलों के आधार पर। फसलों का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कि ऋतुओं के आधार पर जो है वो फसलों को कैसे डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसलों के बारे में। तो रबी की फसलें जो हैं वो कौन सी होती हैं? तो रबी की जो फसलें होती हैं ये अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में ये काटी जाती हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों जो होगी ये आपकी रबी की फसलें हैं। तो रबी की फसलें कौन सी हुई? जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में जो है वो काटी जाती हैं। बात करते हैं खरीफ की फसलों के बारे में। तो खरीफ की जो फसलें होती हैं ये जून जुलाई में बोई जाती हैं, जून जुलाई में ये बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में जो है काटी जाती है। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का जो है ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो ये आपने याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बात करते हैं जायद फसलों के बारे में। तो जायद फसलें जो हैं वो कौन सी होती हैं? ये मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में जो है वो काट ली जाती हैं। जैसे राई हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ये आपकी जायद फसलें हैं। उसके बाद बात करते हैं नकदी फसल के बारे में कि नकदी फसल जो है वो कौन सी होती है। ये वे फसल होती हैं जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं। जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट जो हैं वो आपकी नकदी फसलें हैं और ये व्यापार के उद्देश्य से जो है वो किसानों द्वारा उगाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान का निर्माण के बारे में। तो संविधान के निर्माण के बारे में बात करते हैं। सब भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन था वह जुलाई 1947 में किया गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये आपने नोट कर लेना है। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। इस प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का जो था अस्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था।
11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का जो स्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। ये आपने याद रखना है। और आपने एक और बात याद रखनी है, नोट कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संविधान बनाने का जो विचार था, वो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसने दिया था? वो एम.एन. रॉय ने दिया था। संविधान बनाने का जो विचार था एम.एन. रॉय ने दिया था, जबकि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। ये दो अलग क्वेश्चन है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं 13 दिसंबर 1944 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति जो थी वो प्रदान की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 19 अगस्त 1947 को की गई थी। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 7 थी। तो प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। और संविधान सभा की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो संविधान बनाने के लिए कुल जो समय लगा था वो कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे जो था वो पारित घोषित किया गया था। भारत का संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस को पूर्ण रूप से इसे लागू कर दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। जब संविधान बना था, नवनिर्मित संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर जो है वो 12 कर दिया गया है। और संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी जो है वो कहा जाता है। अब बात करते हैं संविधान के स्रोत के बारे में कि कौन से स्रोत जो है वो किस देश से लिया गया है। तो बात करते हैं ब्रिटेन देश के से। तो ब्रिटेन देश से संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एक नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हो गया, न्याय पुनरावलोकन हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये जो स्रोत हैं वे आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। बात करते हैं कनाडा के संविधान से। संघात्मक व्यवस्था हो गया, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो आपकी कनाडा के संविधान से जो है वो ये लिया गया है। आयरलैंड देश के बारे में बात करते हैं तो नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा होगी, समवर्ती सूची होगी, केंद्र राज्य संबंध हो गया, ये जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जबकि फ्रांस से रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र का जो स्रोत है वे लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका संविधान से संविधान में संशोधन हो गया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं विधायिका के बारे में। तो संसद के बारे में बात करते हैं। तो भारत की जो संसद है वो आपको पता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है राज्यसभा को, ये आपने याद रखना है, परमानेंट हाउस है ये। राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन, अनुच्छेद 80 में बोला गया है, इसका वर्णन है, राज्यों के प्रतिनिधियों से बनता है। राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है। वर्तमान में ये संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्यों को चुनाव राज्यों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो हैं वो किए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके 2/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें हैं, कितनी हैं? 31 है, और महाराष्ट्र में उसके बाद 19 हैं। राज्यसभा सदस्यों की जो प्रमुख योग्यताएं हैं वे कौन सी हैं? वे उम्मीदवार जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। ये जो है वो योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटीज़ हैं राज्यसभा मेंबर बनने के लिए। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा संसद का प्रथम तथा जैसे निम्न
निम्न सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। संविधान में लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 जो है वो निर्धारित की गई है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 545 है। इन सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। उसी तरह लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर होता है। लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्यों की जो प्रमुख योग्यताएं हैं वे निम्नलिखित हैं। वे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। तो लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वे 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है और विधानसभा का भी 5 वर्ष होता है, ये आपने याद रखना है। आपको पता है अभी जो है लोकसभा के चुनाव होने हैं, भारत में आचार संहिता जो है वो लग गई है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव जो हैं इस वर्ष हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी HPU B.Ed एंट्रांस, SPU B.Ed एंट्रांस में ये क्वेश्चन और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU और SPU B.Ed एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।